माइनस बुज़दार की बात आई है, उसमें ये अकेले बंदे की तो सोच हो सकती है, लेकिन पूरे ग्रुप की इसमें कोई सोच नहीं थी, ना इसको ग्रुप का फैसला था, जिस वजह से ये सीएम साहब सरदार उस्मान बुज़दार हमारे अपने बलोच भी हैं, सरदार भी हैं, कबीला भी है इनका। हम सीएम साहब को उनके इस मौके पर अकेला छोड़ ही नहीं सकते, ना छोड़ेंगे। पीएम इमरान खान साहब ने उन्हें सिलेक्ट किया था और हम पीएम इमरान खान साहब का फैसला भी एक्सेप्ट करते हैं और उस्मान बुज़दार साहब इंशाल्लाह सीएम पंजाब ही रहेंगे और इंशाल्लाह ये असम्बली चलेगी। बाकी जो लोग उनको माइनस बुज़दार कह रहे हैं, ज़रा उनको ये सोचें कि उन्हीं कैबिनेट का हिस्सा है, उन्हीं की झंडे लहराती हुई गाड़ियों पे चढ़ते हैं। आज उन्हीं की कलम से ही वो ओहदेदारान बने, आज उनको माइनस बुज़दार कह रहे हैं। बाकी हर इंसान का अपना ग्रुप होता है, लेकिन जिस पार्टी का वो खुद भी हिस्सा है पीटीआई का, उसका थोड़ा सा इंसान एहतराम कर ले तो अच्छा होता है। ये सोच गलत है। माइनस बुज़दार मेहरबानी करें, इससे बचें, अपनी असम्बली बचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। ज़ौरुल्लाह रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं, चौधरी बिरादरान की रहायशगाह के बाहर। और सियासत में कुछ दिन तक, 2 दिन पहले तक तो चौधरी बिरादरान को दिल का दर्जा हासिल था और अब सियासी पंडित, तजियाकार, बीट रिपोर्टर्स वो कहते हैं कि चौधरी बिरादरान कुछ इर्रेलेवेंट हो गए हैं। अलीम खान साहब की तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी टॉक के बाद और जो बगावत थी उसके बाद, और वो 3 ग्रुप में शामिल हो गए। अब सवाल ये है कि पंजाब की वजारत आला का फ़ैसला जो है वो क्या होगा और क्या गवर्नमेंट इतनी मजबूत है कि वो कोई नया वज़ीर आला लगा सके और उसे एतमाद का वोट दिलवा सके। क्या नए वज़ीर आला जो होंगे वो 3 ग्रुप, नून लीग यानी अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी समेत, उन सब की मुशावरत से आएंगे? उस मुशावरत में चौधरी बिरादरान का कितना हिस्सा होगा? और कल जो खबर फीड की गई चौधरी बिरादरान के ज़राए से और बताया गया कि उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आला के लिए अपना नाम तो कहा ही है, लेकिन साथ कहा है कि वो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हो सकते हैं, इसके अलावा किसी को वज़ीर आला नहीं देख रहे। इस बात को, इस खबर को चलने के बाद हुकूमत ने डिनाई किया। ये खबर कैसे चली, प्रेस रिलीज़ कैसे आई और हुकूमत ने डिनाई क्यों किया? इन सारी बातों पर जो बीट रिपोर्टर्स सारा दिन सड़कों की खाक छानकर गोहरे मकसूद हासिल करने की कोशिश करते हैं और आप तक, हम तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो $1 बिलियन क्वेश्चन जो है कि वज़ीर आला कौन होगा, या यही कंटिन्यू करेंगे? इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, या सर्वाइव करेंगे? इन सारी बातों का जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिए। आज़म मलिक साहब, मैंने आपसे ये जानना है कि आज के दिन का और पिछले 5 फरवरी से शुरू होने वाली जो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जमातों की मूवमेंट थी, उसका 1 खरब रुपए का सवाल है जो किसी के पास जवाब नहीं है कि अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। अब आप ये देखिए कि आप शहर में किसी के पास भी खड़े हों, वो खांचा फरोश हो, कोई भी हो, वो सिटीज़न हो, बस तो आपसे यही बात पूछता है कि इमरान जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बुज़दार जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मुझे सबसे पहले ये तो खैर हमारा हो गया तबसरा, आप पहले ख़बर बताइए कि पंजाब की सूरत हाल अलीम खान साहब के उठने के बाद, अब वो लंदन हैं, लंदन जा रहे हैं, उसके बाद और आज जो लंगड़ियाल साहब आए चौधरी बिरादरान के पास, और ये सारी चीज़ें किस तरफ बात जा रही है, इंडिकेट क्या कर रही है बेसिकली? देखिए फाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो मुल्की सियासी सूरत हाल है जिस पर यह कहा जा रहा था कि अदम एतमाद पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, जैसे आपने पहले कहा, तो इस दफ़ा जो अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी क्लियर थी। वो बड़े इस चीज़ के ऊपर क्लियर थे कि हमने इस दफ़ा अदम एतमाद लेके आना है। आप जिससे भी मिले, उनकी जो भी ज़ाहिर साहब की लाहौर में मुलाकातें हुई, जो भी शहबाज शरीफ से इधर उधर जो भी है, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लियर थी। और इस अदम एतमाद के नतीजे में वो एक बात तो पावर करवाने में कामयाब हो गए, अवामुन्नास में भी और मुख्तदर हलकों में भी, कि इन लोगों से डिलीवर नहीं हो पाया। ये इनका कहना है अपोजिशन का कि गवर्नमेंट से डिलीवर नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग अदम एतमाद लेके हैं। अपोजिशन का ये कहना है कि वो नाकामी से भी 2-4 हों, लेकिन उन्होंने गेन किया है, आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो बेहतर पार्टिसिपेशन करेंगे इंतखाबात में। यहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि ये 3 ग्रुप कर क्या रहा है। देखें, अलीम खान साहब के ज्वाइन करने के बाद 3 ग्रुप के अंदर से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी और दीगर जो लोग आज वेज़लाई से मुलाकात करके गए हैं, तो इस मुलाकात के अंदर भी ये गुफ्तगू की गई, जंगीर तरीन से टेलीफोनिक रब्ता करवाया गया। जब उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं
कि अलीम खान को जो है वो वज़ारत आला दे दी जाए, तो उस पर तरीन ग्रुप ने खदशात का इजहार किया है। वो इसके ऊपर रिलेक्टेंट हैं, वो इसके ऊपर खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे, वो इसके ऊपर ये नहीं कह रहे कि वो आगे हैं तो अब हम जो है ना वो इसको मैनेज कर लेंगे। खदशात का इजहार है, यही खदशात हैं जो अलीम खान साहब को लाहौर से लंदन के लिए ले गए, और वो लंदन में जगीन तरीन से इसीलिए इसी मुलाकात के सिलसिले में गए हैं कि जो खदशात इस ग्रुप के हैं कम से कम उनको दूर कर दिया जाए। आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बातों से क्वेश्चन रीफ्रेज कर लूँ जी जी प्लीज। कि अलीम खान साहब के वज़ीर आला बनने के हवाले से चौधरी भी नहीं राज़ी और तरीन ग्रुप भी नहीं राज़ी, ये बात है अब तक। अभी देखें, जो गुज़श्ता रोज़ एक खबर जनरेट हुई थी जिसके सोर्सेज जो थे वो मुस्लिम लीग काफ ही थी, जिसमें यह कहा गया था कि उस्मान बुज़दार साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि अलीम खान मानस फार्मूले के मैं भी काम कर रहा हूँ, आप रेजलाई साहब को वज़ीर आला बना दें, मैं स्टेप डाउन कर जाता हूँ। ये बाकायदा खबर साहब ने तरदीद करवाई इसकी, फिर ये बाकायदा एक प्रेस रिलीज थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ लीग की ये एक प्रेस रिलीज थी जी। अब नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काफ लीग ने ये खबर फीड की थी। मैं कह रहा हूँ ये प्रेस रिलीज थी, इस पे चौधरियों ने शुक्रिया भी अदा किया बुज़दार साहब का। जी ये प्रेस रिलीज थी जो जारी की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, आप जितनी मर्जी तरदीद उसकी मतलब करते रहें, लेकिन ये एक बात थी। तो बात ये है कि खान साहब के ऊपर जो रिजर्वेशन है इनकी अगले फेज में मोहसिन साहब से बात करनी है, खावर साहब से बात करनी है, ये सारे पॉलिटिकल बीट करने वाले मुस्तनद नाम है। मुझे इसके अगले फेज में मुझे ये पूछना है आपसे कि चौधरियों को की ट्रेन मिस कैसे हुई है, किसने करवाई है, ये हुआ क्या है बेसिकली, ये सारा सिनेरियो आपसे मैंने पूछना है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आप लम्हा बलम्हा चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्या फील है आपकी सियासी मंजरनामे को अगर आप पेंट करना शुरू करें तो क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? अच्छा भाई, जो फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये मामला जो आपने आज़िम भाई से पूछा कि चौधरियों की ट्रेन कैसे मिस हुई, तो चौधरियों की ट्रेन ऐसे मिस हुई जो चौधरी परवेज़ मोहम्मद इलाही का प्री मैच्योर एक स्टेटमेंट थी इस्लामाबाद में एक फंक्शन में, जब प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपने लोगों को कह दें कि आपने घबराना नहीं है। बड़ा माइंड किया गया उनका स्टेटमेंट। उसके बाद फौरी उन्होंने एक लफ्ज़ और बोला कि ये सियासी मुलाकातें ये एक तमाशा है, होता रहता है। तो उस पर जो है वो थोड़े से अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जहाँ से मामला थोड़े से बिगड़े। ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी होती है, इसका चार्ज, इसका नशा ही एक जैसा होता है। अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटा सा आपको लतीफ़ा इस सिलसिले में सुना देता हूँ। एक पड़ोसी ने बहुत सा बड़ा भैंसा रखा हुआ था, उसके बड़े बड़े सींग थे। दूसरा पड़ोसी जब गुजरता तो वो ये सोचता कि यार अगर इसके सींगों में मेरे टांगे आ जाएं तो क्या होगा। एक रोज़ सोता, 2 रोज़, 3 रोज़, 4 रोज़ था। एक दिन उसने क्या किया, उसने अपनी टांगे खुद ही फंसा ली उस भैंसे की सींग में, टांगे टूट गई। वो हॉस्पिटल में गया, उसका पड़ोसी जिसका भैंसा था वो तीमारदारी करने के लिए गया, तो उसने कहा कि आपने क्या कर दिया। कहता यार मैं रोज़ सोचता था, लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भैंसे के सींग में टांगे फंसा लें तो वो टूट जाती हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर या इधर उधर वो एक उन्होंने कहा मैं देखूं तो सही यार, नवाज शरीफ पंगा लेता रहा है, मोहतरमा पंगा लेती रही है, मैं भी तो देखूं कि कितना सा है। वो सींग में थोड़ी सी टांगे फंसाई। और दूसरा ये था इमरान खान साहब के 2 इस वक्त के बदतरीन फैसले, एक बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाना। अलीम खान साहब की इस वक्त कोई ख्वाहिश नहीं है, आज़िम मलिक साहब तो कह रहे हैं ना ये वैसे ही चौधरियों की जानिब से और बुज़दार साहब की जानिब से प्रोपोगेट किया। अलीम खान नहीं चाहते, नहीं, इस वक्त उनकी कोई नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने खून पसीना एक किया है, उसको तशख़्ख़ुस बहाल हो सके, तशख़्ख़ुस बुखार हो सके। तरीन ग्रुप का भी पहले यही था। अगर आपको तरीन ग्रुप पे इतना ही गुस्सा था या जहांगीर तरीन पे इतना ही गुस्सा था, तो जब पिछले साल मार्च में ये मूवमेंट चली थी, FIA मुतहरिक हुआ था, तरीन साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, तो तब आप फिर बजट पास कराने के लिए उनका वोट ना लेते, तभी उनकी गिरफ्तारी करवा देते। लेकिन वो जो मेन करैक्टर है शहजाद अकबर, जो इमरान खान को उनके दोस्तों से दूर करने वाला है, आज वो किस्सा परीना बन चुका है। और यही गलती बार बार इमरान खान के मशीर अब उनसे दोहरा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का चेंज होगा, चेंज हो जाएंगे वज़ीर आला। सर अगर इमरान खान चेंज होगा तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार लाजमा मंजूम है, एक भी गया तो दोनों जाएंगे। लेकिन इमरान खान की अगर नेचर को देखा जाए तो वो खुद पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे अगर बुज़दार की कुर्बानी भी देना पड़ी। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं, जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म से मिलकर आए हैं, उसके बाद मेरी उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि अब जी का जाना जो है वो फ़िलहाल
ठहर गया है, बुज़दार की कुर्बानी हो भी जाती है, तो एक ना एक दिन पीएम की अपनी कुर्बानी भी होनी है। अच्छा, अब मैं बारी बारी ना दोनों चीज़ें समझनी है, क्योंकि ये तो बात ठीक है, ये नविश्ता व्यवहार है कि लाजम मलजूम है दोनों आपस में, एक भी गया तो ट्राई का टूटे तो सारे जाते हैं, ये तो सिंपल फितरी रूल है। मुझे अब ये पूछना है कि पंजाब में बुज़दार सरकार को गिराने के लिए अलीम खान साहब की क़यादत में जो पीटीआई के अंदर से बगावत फूटी है और तरीन ग्रुप में वो शामिल हो गए हैं, अब वो करेंगे क्या मुस्तकबिल? अगर आप पेंट करना शुरू करें, कुछ चीज़ें पहले अर्ली असेस करना शुरू करें, तो क्या बता सकते हैं? अच्छा फैज़ भाई, ये है कि जो ऐवान है पहले उसको समझना ज़रूरी है। 371 का ऐवान है, मुस्लिम लीग नून की 165 सीटें हैं, 6 मुनहरिफ निकाल दिए जाएँ तो 159 बनती हैं। पीटीआई की जो हैं 184 हैं, 10 काफ लीग की मिला लें तो 194, 7 जो पीपल्स पार्टी के हैं वो नून लीग के साथ हैं। इसके अलावा जुगनू मोहसन आज़ाद उम्मीदवार है, नजम सेठी की नून के साथ है, नून के साथ है, पीपल्स पार्टी। तो ये गेम तो है 17-16, 17-16, 17-16। तो नून लीग की जो इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पर वस्ती पंजाब में पॉपुलैरिटी है, वो तो ग्राफ फिर डबल हुआ है। जनूबी पंजाब से भी वो कुछ बारगेन कर रहे हैं। तो नून लीग तो इस वक्त भी अगर इलेक्शन हो, कबल अज़ वक्त हो या 2023 में हो, तो नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब में बनती हुई दिखाई दे रही है। इन एनी केस ये जो तरीन ग्रुप बना है, इसमें से भी जो कुछ लोग हैं हमारे ज़राए के मुताबिक उनके नवाज शरीफ से भी राब्ते हैं, कुछ के जो है इमरान खान से भी राब्ते हैं, कुछ के इवन पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हैं। जिस तरह का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये लॉन्ग मार्च किया है, उसके कुछ ना कुछ तो पंजाब में असरात होंगे। लेकिन अब ये वो चीज़ है कि इसकी बहर की तह से कुछ ना कुछ बरामद ज़रूर होना है। लेकिन इमरान खान का जो इतना ग्राफ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता इतना हो गया है। और टाइम गेन जो मलिक साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है कि एक बयानिया जो है बनाना है कि ठीक है इमरान खान साहब बहुत ईमानदार होंगे, लेकिन वो अपने लेफ्ट राइट। ये बात कितनी दुरुस्त है कि तरीन ग्रुप और जो साथ में चौधरी बरादरान है, अब माजी में कुछ दिन पहले तक जब तक चौधरी रेलिवेंट थे तो उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि वो वज़ीर आला बन जाएं, और ये भी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ उन्हें वज़ीर आला लगा दे, यही थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आला के उम्मीदवार 2 पार्टियां हो गई, एक चौधरी बरादरान हो गए, अब वो इर्रेलिवेंट हैं, वो एक डिबेट अलग है, लेकिन वो ख्वाहिशमंद हैं, एक बात है। दूसरा तरीन ग्रुप, वो कहते हैं हमारा वज़ीर आला आए। इस खींचातानी में कौन ऊपर आ सकता है? चूँकि तरीन ग्रुप को नून की हमायत हासिल है, तरीन ग्रुप को नून की हमायत हासिल है, ये खुल के कब सामने आएगी कि कितनी हमायत हासिल है? या फेडरल से आपको कुछ लोग तहरीक इंसाफ के उठकर जैसे पंजाब से उठे और अंदर से बगावत फूटी, वफाक में ऐसा मंजरनामा आप देख रहे हैं? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? यकीनन वफाक में भी ऐसा मंजरनामा हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि हम चौधरी बरादरान ने ट्रेन अपनी कन्फ्यूजन की वजह से, दोनों घर रखने की वजह से मिस ज़रूर किया है। लेकिन तरीन साहब जिनके वफादार हैं या चौधरी बरादरान जिनके वफादार हैं, बहरहाल फ़ैसला तो वहीं पे होना है कि हमने हुमा किसके सर बिठाना है। यानी आप अगर वो कहते हैं कि नहीं यार जो भी है वो फैसला कर लेते हैं या फैसला हो जाता है कि नून लीग को हमने वफाक देना है या पीपल्स पार्टी को देना है, तो पंजाब में हमने ये किशमिश बनानी है, तो उसमें चौधरी बरादरान की लाठी यानी चौधरी परवेज़ लाई की जो लाठी है वो निकल सकती है। लेकिन एक ख़बर यह है कि जिस तरह शरीफ फैमिली में 2 बयानिए हैं, इसी तरह मफामत और मज़ामत का जो बयानिया है वो चौधरी बरादरान की फैमिली में भी है। चौधरी परवेज़ लाई ने चंद माह की चौधरी शुजात हुसैन ने चंद माह की वज़ारत उज़्मा इंजॉय किया है। चौधरी परवेज़ ने 5 साल वज़ीर आला जो है वो इंजॉय किया है। वो कुर्सी है ना जो चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो टिक के बैठने नहीं देती। वो जिस तरह हमें रिपोर्टर को क्रिज्मा होता है ना कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ गई है, नो गो एरिया भी हो, तो हम एक दफ़ा अपनी बेइज्जती करवाने लाजमी आगे चले जाते हैं ना, ऐसा खबर लेने के लिए, खबर लेने के लिए। तो ये पंगा लाजिम। मेरे साथ आप रहे। खावर साहब मेरे साथ हैं। खावर साहब, इक़्तिदार की खींचातानी में पंजाब में क्या हो रहा है, ये सवाल मलिक साहब से भी मैं करूँगा कि पंजाब में तरीन ग्रुप भी चाहता है वज़ीर आला उनका आए। इमरान खान साहब कहते हैं बुज़दार साहब भी कंटिन्यू करेंगे। अलीम खान साहब की बातों को उन्होंने कल टिकरों की सूरत में मुस्तरद कर दिया, खबर आ गई थी कि लोग अरबों रुपया बेच रहे हैं वगैरह वगैरह सारी बातें। पंजाब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इसके बाद मैं वफाक का आपसे पूछूंगा।
फात भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सियासी जमातें होती हैं ना, इनकी हर मूव के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। देखें, पहले तो हुकूमत को ये लग रहा था तहरीक-ए-इत्तेहाद आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। इस मरतबा अपोजिशन जो है वो पूरी तैयारी के साथ उतरी है, क्योंकि पिछले 3.5 साल से जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है उसकी जानिब से मुसलसल कैंपेन लॉन्च की जा रही थी अपोजिशन पे, मुकदमात की सूरत में, करप्शन के इल्ज़ामात की सूरत में एक छाप बैठ गई हुई थी अपोजिशन के ऊपर, और लोगों ने फील करना शुरू कर दिया था कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ईमानदार हुकूमत है। क्या हुकूमत डिलीवर कर पा रही है? इस बयानिए को मजबूत करने के लिए एक दुरुस्त वक्त पे अपोजिशन ने जो है तहरीक-ए-इत्तेहाद का ये जो पत्ता खेला है, इससे आप समझ लें कि भी अगर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वो इस तरह का कदम ना उठाते तो आइंदा हुकूमत बनाने के हवाले से भी उन्हें दिक्कत का सामना था। इस तहरीक-ए-इत्तेहाद में वो 2 मकासद हासिल कर रहे हैं। एक तो अपनी सियासी हरीफ जो जमात है उसको चित करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने 2023 का जो इलेक्शन है उसकी कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं। अब बराबरी की सतह पे बयानिया चल रहा है, तमाम जमातें अब आपको बराबर की सतह पे बयानात देती दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब ये तरीके, आपने जो पंजाब की सूरत हाल कही, जो उस्मान बुज़दार साहब को जब से वज़ीर आला लगाया गया था, तो पार्टी के अंदर से भी, इत्तेहादियों की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, तीनों सिमत से एक ही जैसा रद्द-ए-अमल वज़ीर आला साहब की जानिब के लिए आ रहा था। अब ये नहीं पता कि वज़ीर आला उसको क्यों टैकल नहीं कर पाए या क्या मामला हुए, और जो अभी सूरत हाल हमें बनती दिखाई दे रही है वो तमाम नाराज़ ग्रुप जो अभी तक ताकत की वजह से, हुकूमत की वजह से खामोश बैठे थे, चूंकि आगे लोगों ने अपने हलकों में निकलना है, लोगों ने अपने हलकों में मुंह दिखाना है, तो अब वो उस बात को, अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले 3 ग्रुप था, उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, साइड पे हो गया, चीज़ें दब गई। उसके बाद अलीम खान थे, अलीम खान साइड पे हो गए। उसके बाद जो है वो आप देखें वजारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान कितनी मरतबा तब्दील हुआ, कितनी वजारतों के कलमदान तब्दील हुए, कितनी मरतबा ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हुई कि लोगों का ध्यान बटा रहे कि डिलीवरेंस की बजाय जो है लोगों का ध्यान तबादलों पर बटा रहे। मगर अब जो है हुकूमत अपोजिशन के दरगे में आ गई, और ये जो तहरीक-ए-इत्तेहाद दाखिल हुई है इसकी वजह से जितने भी दबे हुए नासर थे, मैं समझता हूँ वो खुल के सामने आ रहे हैं। हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया, सुपरमेसी ग्रुप सामने आ गया। मुझे एक बात समझनी है, जी सहाफ़त के बड़े अदना तालिब इल्म के तौर पे समझनी है। वो ये समझनी है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अगर बुज़दार साहब को ख़ुद से चेंज करने का इंदिया दिया जाता है तो क्या पोजीशन है कि कोई नया वज़ीर आला एतमाद का वोट ले सके, हालात वो हैं या नहीं है? देखिए वाह साहब, मैं फिर वही बात करूंगा जो आपके साथ है कि भाई हर जमात अपने सियासी मुस्तकबिल को देखती है। इस वक्त अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इमरान खान एक सियासी लीडर के तौर पे हटा देते हैं तो पीछे उनकी जमात का कौन सा कैंडिडेट है जिसे वो वज़ीर आला बनाएंगे? उन्हें लाजमन इत्तेहादियों से या नाराज़ अरकान से वज़ीर आला लेना पड़ेगा, जो आइंदा 1.5 साल में तहरीक-ए-इंसाफ का पंजाब में नुकसान करेगा। तो वज़ीर आज़म चाहेंगे कि भाई अगर उनकी वफाक में भी हुकूमत जाती है जाए। इसका मतलब आपकी बातों से जो मुझे समझ आई वो ये आई कि वज़ीर आज़म चाहें भी इस स्टेज पे तो वज़ीर आला पंजाब का नहीं हिला सकते, नहीं हिलाएंगे अगर वो सियासी फैसला लेते हैं। ये अब इमरान खान साहब का है कि वो क्या करते हैं, मगर अगर सियासी तनाज़र में देखें, अगर देखें काफ लीग से वज़ीर आला आता है तो अभी काफ लीग की पंजाब में 10 सीटें, और काफ लीग पहले से इस पंजाब पर हुकूमत कर चुकी है, और उसकी सेंट्रल पंजाब के जितने भी रूरल एरियाज हैं जो हालात हैं इसमें तो काफ का आना बड़ा टफ हो गया। मैं एक आपको ऑप्शन के तौर पर बता रहा हूं कि काफ का आप देखें वस्ती पंजाब के जितने रूरल एरियाज हैं वहां पे जनूबी पंजाब के रूरल एरियाज में उनकी बड़ी पकड़ है, बड़ी गिरफ्त है। वो अगर एक वजारत उज़्मा की सीट पे आता है मुझे, और यही चीज अगर आप तरीन ग्रुप को देते हैं तो तरीन ग्रुप इसका मतलब अपनी ताकत मनवाने। बस आखिरी एक सवाल दोनों सीनियर हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स हैं उनसे पूछना है। मलिक साहब, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या इमरान खान चाहें भी फैसला भी कर लें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला इस हालात में और इस कदर खींचा तानी में बनवा के एतमाद का वोट कहाँ से दिलवाएंगे? क्या करेंगे जब बगावत पार्टी के अंदर से फूट चुकी हो और तरीन ग्रुप खुल के सामने आ चुका हो, अलीम खान साहब की सूरत में भी, क्योंकि वो भी अब तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं? तो ये आपको पॉसिबल लगता है यहाँ बुज़दार साहब भी रहेंगे और अदम एतमाद की सूरत में इनको भी घर जाना पड़ेगा? क्या होगा? देखिए, बात सिंपल सी और बड़ी सादा है कि ये 2-3 दफ़ा पहले भी ये मूव हो चुकी है कि बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। इमरान साहब ने, खान साहब ने इसके ऊपर ये रिलेक्टेंसी शो कर दी थी और राजा बिशारत साहब का नाम आ चुका था, लेकिन उसके ऊपर फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं माने थे। यानी कि तब तक चौधरी परवेज़ इलाही की कंपोनेंट थे इस सिस्टम को चलाने के लिए। देखें, अभी एक जैसे खावर साहब ने बात की है, इसी तरह यासिर हमायूं को भी ना लगा सके स्टार्ट में। जी बिल्कुल नहीं लगा सके। अभी प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि परवेज़ इलाही साहब को बुज़दार साहब सूट करते हैं, बस बात ख़त्म। आपने 4 अजला को नहीं छेड़ना, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, अटक, आपने भावलपुर को नहीं छेड़ना, वहाँ पे DPO, DCO, AC, आपने जो भी है
वहाँ पर तबादले, वो जुरिस्डिक्शन बुज़दार साहब की नहीं है, वो नहीं है। ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं उसकी वजह ये है कि उन्होंने, अच्छा एक उनका माजी में भी तजर्बा रहा, वो वज़ारत आला की पोस्ट पे रहे। सो मसला ये है कि अब अगर इमरान साहब चाहें भी तो बुज़दार साहब को हटा के पार्टी के अंदर से नया सीएम नामजद करके लाना, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पिछले 3.5 साल से जो वसीम अकरम प्लस कह रहे थे वो तो ख़त्म हो गया। आपका नैरेटिव जो आपने कौम को दिया था, जिसके ऊपर बड़े लोग इसके ऊपर डिबेट करते थे कि ये वसीम अकरम प्लस होंगे, मुझे बताएं लाहौर के अंदर आप फिरते हैं, आपका प्रोग्राम बड़ा माशाल्लाह सारे लोग बड़े शौक से देखते हैं, मुझे बताएं लाहौर के अंदर कोई एक मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि अफाद साहब, आजम साहब, ये मेगा प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट ने शुरू किया। जब ऐसा नहीं है तो फिर सिस्टम भी ऐसा नहीं है। अब मसला ये होगा कि जो पंजाब की वजारत आला है वो तरीन ग्रुप, चौधरी परवेज़ लाही और PMLN के दरमियान किसी इत्तफाक़ी राय पे होगी। इस पे एक और चीज़ भी है, ये बड़ी अहम बात है। हाँ, परवेज़ लाई, या अगर आप इजाज़त दें तो इसे इस तरह कर लें कि तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून के इत्तफाक़ी राय से होगी। जी, अब जो वो ट्रेन थी जिसके ऊपर देखें यहाँ पर खान साहब भी आए, यहाँ पर जराई साहब भी आए, यहाँ पर कौन कौन नहीं आया। आपने पिछले आपने 2 हफ्तों में चश्मे तसव्वुर में क्या क्या देखा? आपने वो टाइम सोचा ही नहीं था। वो जो एक ट्रेन थी आपने वो मिस की है। मोहसिन साहब, मुझे सिर्फ अब ये पूछना है कि वज़ीर आज़म चाहें भी अगर तो कोई बंदा अपना पार्टी के अंदर से तहरीक इंसाफ का बंदा लगवा सकते हैं अभी भी पंजाब में, पॉसिबल है? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मलिक साहब से। इमरान खान रिस्क टेकर भी है, रिस्क भी ले लेते हैं। अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टी तहरीक इंसाफ मेरी वजह से है और मुझे कोई इतना बड़ा डैमेज भी हो सका है तो मैंने इसे फिर दोबारा अपने टांगों पे खड़ा करना है, तो वो बुज़दार को हटा देंगे, अपोजिशन में चले जाएंगे, एज अपोजिशन पार्टी को जो है वो कर लेंगे। 2023 में फिर नया आ जाएगा और आवाम के सामने ये भी कह सकते हैं। अगर ऐसा होता हाँ। ना, ये मैं सवाल ये नहीं है, ये ऑप्शन ज़रा छोड़ें कि वो अपोजिशन में जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब अपना पूरा जोर लगा के सारे इत्तेहादियों के साथ ये जो बगावत फूटी है इसके बाद सारा कुछ सेटल करके तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला कोई आ सकता है मज़ीद, या यही कंटिन्यू करके सरवाइव कर सकते हैं? इसमें मेन फैक्टर चौधरी बरादरान हैं। अगर काफली को PTI में जम हो जाती है तो फिर वो रिस्क ले सकते हैं, वो भी अगर अंपायर चाहे तो। नहीं तो काफली PTI में जम होने के लिए तैयार ही नहीं है, नहीं तैयार, तो फिर वो वज़ीर आला अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी इस सिचुएशन पे वो वज़ीर आला पंजाब को हटाने के मूड में नहीं है। इतने पंगे उन्होंने लिए हैं बुज़दार साहब की वजह से ही। मलिक साहब ने जैसा जिक्र किया, नाम तय हो गए, मियाँ अस्सलाम आ गए, राजा यासर हमायूं, मुराद रास का मलिक साहब एक दफ़ा नाम, और जब फिर उनका बिशारत राजा साहब, बिशारत मुराद रास का तो बाकायदा इसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया था। वो बाद में कहते थे नहीं मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। वज़ीर आला ने एक कबीना के इजलास में उन्हें जाट भी पिला दी थी। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल। इस अगर इमरान खान हटाते हैं तो ये उनकी हार होगी, और वो कहते हैं मैं आखिरी बात बुज़दार साहब के सर्वाइव करने का तीनों से आखिरी सवाल, और यस और नो में मुझे प्लीज़, बुज़दार साहब के इस स्टेज पे सर्वाइव करने का चांस कितना लग रहा है आपको? अगर तो ये 5 साल का टर्न्योर रहता है तो चेंज नहीं होती, तो अगर इंतखाबात होने हैं तो फिर अभी आपको लगता है कि अपोजिशन मिला के वफाक में तो तरीक़े तमदमात ले आई है, तो पंजाब कैसे फिर बचेगा? तो अपोजिशन है ना, वो पंजाब में फ़िलहाल बुज़दार साहब को छेड़ने के मूड में नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है। वो क्यों? कोई लॉजिक अगर आप, वो लॉजिक ये है कि उनका टारगेट सिर्फ इमरान खान है, और शाहिद खान अब्बासी बार बार कह चुके हैं कि अगर इमरान खान जाता है तो बुज़दार तो अपने आप चला गया ना। आप क्या कहते हैं? आफाद साहब, पंजाब का जाना ठहर गया। मैं आपको बताऊं, वफाक में अदम एतमाद कामयाब होती है, ये नहीं होती। कैसे पंजाब में अब जो वेव बन गई है ना, ये वेव इससे पहले 3.5 साल में नहीं बनी। तरीन ग्रुप का हाँ। और नून का आपस में बामी रजाबंदी से कोई बंदा ऊपर आना तो समझ आता है, अगर खींचा तानी हुई तो फिर अपोजिशन को नुकसान होगा। देखिए, इसमें सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर अपोजिशन और तरीन ग्रुप के अंदर जो है ना वो एक छोटा सा इख्तिलाफ राय है। वो ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद पार्टी हेड के पास ये लॉ है कि जो फ्लोर को क्रॉस करेगा उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। अब ये लोग अपने वकला से सिर्फ ये मशावरत कर रहे हैं कि उसका तरीकाकार कैसे तय करना है। क्या हम ख्याल ग्रुप बनाना है, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है तरीके इंसाफ में, यानी कि तरीके इंसाफ के अंदर वो शेल्टर, कानूनी शेल्टर हो, वो कानूनी शेल्टर, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में डी-सीट ना हो। डी-सीट ना हो। जी खबर साहब, कुछ चेंज देख रहे हैं पंजाब में, यस और नो? फाद साहब, बिल्कुल इस वक्त जो है तब्दीली के बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं।
क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ धड़े जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं, और जो हुकूमत के अपने वोटर्स थे अब तो वो भी जा चुके हैं। और अपोजिशन इस वक्त तक मैं आपको बता रहा हूँ, कल का नहीं हमें पता, कि इस वक्त तक अपोजिशन खासी ताकतवर दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले कहा, सर्वाइवल का जंग है, हर शख्स अपनी सियासत बचाने के लिए निकला हुआ है। अपोजिशन को डर है कि आखिरी 1.5 साल भी अगर ये तरीके इंसाफ हुकूमत कर जाती है तो हमें दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। वो उस दीवार, मुल्क, तरक्की, महंगाई, ये सब इश्यूज बात के हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो तमाम गेम की मास्टरमाइंड है, वो ना वजारत आला की कैंडिडेट है, ना वो वजारत उज़्मा की कैंडिडेट है। वो ये अपनी जो बाकी अगले इलेक्शन में बिलावल को लाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बात मिस हो गई वो मैं याद, बाकायदा जरदारी साहब की जो सिराजुल हक साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें जरदारी साहब ने जमात इस्लामी को ये कहा कि मैं MKM से इतना तंग हूँ, आपसे मुझे ये फेवर चाहिए, चलें अगली दफ़ा जब इंतखाबात होते हैं, इस बार आप एक वोट देते हैं या नहीं वो अलग मसला है। जब 2023 में या कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं, सिंध में ना सही, जमात इस्लामी को ऑफ़र है कि आप हमारे साथ कराची में इत्तेहाद कर लें। तो ये जमात इस्लामी ने अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है कि वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते हैं या नहीं। कराची की सियासत, लाहौर की सियासत, उसका असर होता है इस्लामाबाद। पंजाब का फैसला तरीन ग्रुप के और जहांगीर तरीन साहब के ख़ास तौर पे लाहौर पहुंचने से और पाकिस्तान पहुंचने से भी मशरूत नज़र आता है। हालात इस कदर दिलचस्प हो चुके हैं, मज़ीद क्या मामला हैं आपको वो भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इस तरह के हालात में जब पॉलिटिकल दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पक्की खबर किसी के पास होती नहीं। अगर हो भी तो फिर भी वो आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस और नुक्ते इकट्ठे करके डॉट्स कनेक्ट करते हैं। वो जैसे आप देखें कि गवर्नर सिंध आए हैं फौरी तौर पर अलीम खान साहब के पास, तो एक बड़े अहम शख्सियत ने फ़ोन करके बताया हमें कि भाई वापसी पे गवर्नर साहब अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ लें। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज की तकरीर, उसमें लबो लहजे में शिद्दत का आना फितरी अमल है, लेकिन क्या ये बॉडी लैंग्वेज को डिस्टर्ब किए हुए है या कुछ घबराहट वाली तकरीर है या वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है या वो ओवर कॉन्फिडेंट है? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और रहनुमाई लेनी पड़ेगी जो सीनियर्स हैं इन सारे मामलों को अरसदराज से डील कर रहे हैं और इशारे कनाम को मिलाकर एक पिक्चर बनाते हैं। दूसरा, अब चौधरी इररेलेवेंट कैसे हैं, ये सवाल हमने समझना है। तरीन ग्रुप जो है वो क्या करने वाला है, क्या करेगा? अगर वो नून के साथ मिलके अपना को वज़ीर आला लाएं तो वो सूरत हाल क्या होगी? या वज़ीर आज़म अभी भी वज़ीर आला चेंज करने की पोजीशन में है? और अगर वो वज़ीर आला चेंज कर देते हैं और फ़र्ज़ करें चौधरी साहब को वज़ीर आला लगवा देते हैं, फ़र्ज़ करें, तो क्या एतमाद का वोट लेने वाली पोजीशन में होंगे? या कल जो खबर चलवाई, बीट रिपोर्टर्स का दावा है कि चौधरियों की प्रेस रिलीज थी और उन्होंने खबर फीड की थी कि बुज़दार साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ मैं वज़ीर आला हूँ, यहाँ आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बनवा दें। और उसकी तरदीद कहाँ से आई? हसन खावर साहब से। चौधरी साहब की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आ रही है रिपोर्टर्स के दावे के मुताबिक, जो बीट कवर करते हैं पॉलिटिकल बीट, वो वहाँ से वो उसे जो है वो तरदीद कर रहे हैं। तो फिर ये खेल कितना दिलचस्प हो चुका है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? या किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, या ये सारी चीज़ें कई दफ़ा सिस्टम को ले डूबती हैं। इतनी नफ़रत, इतनी हीट, इतनी हेट स्पीच आ जाएगी फ़र्ज़ करें इसमें, तो फिर कल क्या होगा? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर कॉलम नवीस हैं हबीब अकरम साहब, बड़ा मुस्नद तजिया देते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हबीब भाई, आपका कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या आप सिनेरियो क्या पेंट कर रहे हैं, क्या देख क्या रहे हैं सूरत हाल? किस हवाले से? जो तरीक़े-ए-एतमाद पहले मैं कहता हूँ कि पंजाब डिस्कस करें, फिर हम वफाक में जाएं, क्योंकि पंजाब का नहीं अब पता चल रहा है कि होना क्या है। उधर तो तरीक़े-ए-एतमाद आ गई ना, अब तो सीधा सीधा कि 172 पूरे करने हैं, वहाँ तो सीधा सीधा है ना जी। इधर क्या होने जा रहा है पंजाब में? देखिए, पंजाब में मुझे तो नहीं लग रहा कि उस्मान बुज़दार को कोई सीरियस थ्रेट है, या कम से कम उस्मान बुज़दार की वजारत को फौरी तौर पर ख़तरे में है। ख़तरे में अगरचे है, लेकिन वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद से पहले नहीं, तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के बाद ख़तरे में होगी।
इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो मुझे उस्मान बुज़दार एक महफूज जगह पे नज़र आ रहे हैं। ये जो उनके खिलाफ शोर शराबा है, ये शोर शराबा ही है, इसके पीछे यानी ये शोर शराबा क्या किसी एक पॉलिटिकल मूव में ढल जाएगा, इस पे मुझे सीरियसली डाउट्स हैं। आप समझ रहे हैं कि अलीम खान साहब का 3 फैक्टर के अंदर जाम होने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, अलीम खान क्यों एक कैंडिडेट बनेंगे? मतलब आप एक यानी अपना ख्याल तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अमेरिका का सदर बन जाऊं। इधर एक इजाज़त आपकी दूं, आपकी इजाज़त से एक इंसर्शन छोटी सी। आज चूँकि 3 ग्रुप चौधरियों से मिला, तो चौधरियों ने भी अलीम खान के कैंडिडेट होने पे अदम एतमाद किया और 3 ग्रुप भी जी इनको कैंडिडेट नहीं। देखिए, नेचुरली एक बात यह है कि अगर कोई खुद को कैंडिडेट समझना चाहता है तो बिस्मिल्लाह वो बना सकता है। आपका भी दिल कर सकता है, मेरा भी दिल कर सकता है, किसी का भी। पंजाब में 12 करोड़ लोग रहते हैं, 12 करोड़ में से हर आकिल व बालिग का दिल कर सकता है कि अगर वो 25 साल की उसकी उम्र है और वो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली का मेंबर बन सकता है, तो उसका दिल चाहता है कि मैं वज़ीर आला बन जाऊँ, तो बिस्मिल्लाह। इस ख्वाब को देखने पे जमहूरियत कोई पाबंदी लगाती है ना हमारा दस्तूर कोई पाबंदी लगाता है। पीक एक्ट में भी कोई पाबंदी नहीं, एक्ट में भी इस पर कोई पाबंदी नहीं। दूसरी बात यह है कि अलीम खान, आप देखिए कि इसको आपको जाना पड़ेगा 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में सेंट्रल पंजाब अलीम खान के हवाले किया गया था, ऐसी बात है ना। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त अलीम खान साहब तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे, क्योंकि उस वक्त सारे के सारे जितने टिकट इन्होंने दिए थे वो सारे हार गए थे। मलबा इन पे गिरा था, तो मलबा इन पे गिरा था। ये खुद अपनी कौमी असम्बली की सीट नहीं जीत सके थे। तो अब फिर उसके नतीजा क्या हुआ? उसका बाई इलेक्शन भी नहीं जीत सके थे जी। उसका नतीजा 2 दफा जी, उसका नतीजा ये हुआ कि जो साउथ पंजाब और शिमाली पंजाब के लोग हैं उनकी अहमियत बढ़ गई। और फिर साउथ पंजाब में चूंकि पीटीआई को एक अक्सरियत मिली थी, तो नेचुरली वजारत आला भी वहीं जानी चाहिए थी, बजाय इसके कि सेंट्रल पंजाब में आ जाती। और अलीम खान का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से, तो लिहाजा अलीम खान तो किसी भी पैमाने पर वजीर आला के ओहदे की कोई सीरियस उम्मीदवार नहीं है। उनका अपना दिल चाहता है तो बिस्मिल्लाह, जरूर दिल चाहे। मैंने जिसके लिए अर्ज किया कि दिल चाहने का क्या बात है, इस पर ना कानून की कोई पाबंदी है और ना कोई जमहूरी तौर पे पाबंदी है। मुझे हबीब साहब अब ये समझना है कि जितने सियासी तजियाकार हैं और सीनियर लोग, वो 2-3 दिन से कह रहे हैं कि चौधरी इरेलीवेंट हो गए। कैसे इरेलीवेंट हुए हैं? देखिए, चौधरियों के पास क्या ऑप्शन है? चौधरियों के पास क्या ये ऑप्शन है कि 3-3.5 साल की हुकूमत, 3.5 साल में वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा जो उन्होंने मंशूर में जो अहम तरीन अमली इक़दाम था वो क्या था? वो ये था कि मैं हाउसिंग लेके आऊँगा, 50 लाख घर बनाऊँगा। ऐसा ही था ना? 50 लाख घरों की वजारत किसके पास है? तारिक बशीर चीमा साहब के पास। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? वो साउथ से, PMLQ से ताल्लुक़। क्यू से, ठीक है, क्यू से। तो जब PMLQ के ज़िम्मे वज़ीर आज़म ने अपना अहम तरीन प्रोजेक्ट दिया, तो अब क्या PMLQ बिस्तर बांधेगी, सामान उठाएगी, घर चली जाएगी? PMLQ को भी आंसरेबल होना पड़ेगा ना। उसके बाद पंजाब में 10 सीटों पे या 12 सीटों पे स्पीकर बन जाना, ये कोई मामूली बात है? बहुत बड़ा। उसके बाद पार्टी के लिए रेवोल्यूशन, प्रैक्टिकली 3 अजला में आपने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। 4 अजला में ये हुकूमत ऐसे कायम हो जाती है पूरी। उन्होंने DPO कोई बंदा नहीं आप चेंज कर सकते। अब बात ये है, वो बुज़दार साहब के लिए नो गो एरिया है जी। तो चौधरी साहिबान ने अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले उसका जो इवज है वो बहुत बड़ा हासिल किया है। तो लिहाजा अब चौधरी साहिबान के पास क्या ये ऑप्शन है कि वो अपना बिस्तर बंद बांधेंगे और कहेंगे जनाब हमारा स्टेशन आ गया, अब अपोजिशन के स्टेशन पे मैं उतरने वाला हूँ। अच्छा, ये उतरेंगे तो बिस्मिल्लाह उतर जाए। उसके बाद जवाब नहीं देना क्या लोगों से? देखिए, पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ आगे बढ़ रही है, सियासत पीछे नहीं जाती। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 80s की तरह अपना फ्लोर क्रॉस कर जाएं, 90s की तरह फ्लोर क्रॉस कर जाएं, या आप इधर जोड़ तोड़ करते हुए अचानक उधर चले जाएं। यहाँ पे अब लोग आपको आंसरेबल ठहरा। छांगा मांगा नहीं हो सकता। अब छांगा मांगा तो हो सकता है। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन चौधरी की मैं पॉलिटिकल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे जाएंगे? अच्छा, जाना चाहते हैं उस चूचू के मुरब्बे में जाना चाहते हैं, यानी जहाँ पे कौन कौन होगा, जहाँ पे नवाज शरीफ होंगे, जहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी होंगे, जहाँ पे मौलाना फजल रहमान होंगे, वहाँ पे चौधरियों की हैसियत क्या होगी? और चौधरियों के लिए क्या ऐसी वजारत आला काबिल कबूल है जो PMLN की सीढ़ी पे खड़ी हो? तो अगर वो ऐसा करना चाहते तो बिस्मिल्लाह करके देख लें।
नहीं, जब सारी पार्टियां चल के चौधरी के पास गईं तो बाद में जो पॉलिटिकल लोगों ने खबरें चलाई, बीट रिपोर्टर्स ने खबरें चलाई, तजियाकारों ने डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने चौधरी से धोखा किया है, तरीन ग्रुप बड़ा रेलिवेंट है, इसी से सारे काम हो जाएंगे। तो चौधरी जो हैं, जब आपने फहद साहब, एक है क्लीन पॉलिटिक्स, लेकिन अगर आपने जेबें काटनी है, मैं ऐसा कोई लफ्ज़ मेरे पास है नहीं जेब काटने से के अलावा जो मैं टीवी पर बोल सकूं। अगर आपने चोरी करने हैं वोट, अगर आपने लोगों को खरीदना है, खा टिकट के एवज खरीदना है, खा पैसों के एवज खरीदना है, तो वो तो चल रही है। अगर आपने पार्टियां तोड़नी है तो फिर तो वो ये कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है ना। फिर इससे पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, इसको आप फिर कुछ भी कह लें, ये पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, तो जो पॉलिटिकल जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन के साथ करती रही साहब के नाम पे, मतलब नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहां से भी तो कोई, देखिए, मॉरल ग्राउंड गवर्नमेंट ने भी तो कोई काम नहीं की ना। एक इसमें एक बात जहन में रखिए, एक हुकूमत हो या अपोजिशन, उसको बुनियाद उसको अखलाकी प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। इमरान खान का दावा था कि ये सारे चोर हैं, अदालतें कह रही हैं नहीं, दावा गलत साबित हो गया, कानूनी तौर पे गलत साबित हो गया ना। आप यही ज्यादा से ज्यादा यही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पीटीआई के जज बैठे हुए थे। ठीक है। बात यह है कि एक होता है कानूनी रास्ता, कानूनी रास्ते पे अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, तो हमें उसका कानूनी तौर पर जवाब देना है। इल्जाम लगाना अगर किसी का हक है तो हमारा हक ये फाइक है कि हम उसका जवाब दें, और ये अपोजिशन का भी हक है। आप इसको और पैसे दे के वफादारी खरीदने को आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके जहन में इसमें कोई फर्क नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर ये अखलाकी प्रिंसिपल है, अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई अखलाकी प्रिंसिपल बाकी बचा है, तो फिर तो इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अगर अखलाकी प्रिंसिपल जैसे कि बहुत सारे दीगर उसूल और कवानीन का हमने मजाक बना दिया पाकिस्तान में, अगर हमने मजीद मजाक उड़वाना है अपना पूरी दुनिया में, तो बिस्मिल्लाह करें। अब मुझे ये बताएं कि कोई इखलाकी प्रिंसिपल नहीं है, तो जोड़ तोड़ में ये सारी पार्टियां क्या करने जा रही हैं? मैं इस कार्रवाई को गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर आईनी समझता हूँ। मैं इस तरह की किसी कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझता कि इस तरह की जेब तराशी पे मैं उसको अच्छा साबित करूँ या बुरा साबित करूँ। ये इस अमल को ही वैलिडेट करने के खिलाफ हूँ। तो मुल्क की सियासत का क्या होने वाला है, ये तो बता सकते हैं? देखिए, मुल्क की आप तो इसको गैर आईनी कवर करते हुए भी बता सकते हैं। गैर आईनी, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जमहूरी और सियासी उसूलों के मुताबिक, मुझे एक ही रास्ता लगता है इमरान खान के जाने का। वो रास्ता ये है कि उनके इत्तेहादी हिम्मत करें और हिम्मत करके उनसे अलग होकर दूसरी तरफ आ जाए। ये यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकता है। उनकी पार्टी की, वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाएं, उनके जितने 155 लोग हैं वो कहें कि इमरान खान साहब आप हमें काबिल कबूल नहीं है, आप छोड़ दें। ठीक है, मैं इस पे तबसरा कर सकता हूँ। मैं जेब तराशी पे कैसे तबसरा करूँ? या फ्लोर क्रॉसिंग पे? या फ्लोर क्रॉसिंग पे मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी? नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो इसका जो बनेगा, जो इस तरह की फ्लोर क्रॉस करेगा, तो क्या वो लोटा नहीं कहलाएगा? 100% कहलाएगा। तो मैं अब लोटों की सियासत पर डिस्कस करूंगा, उनको वैलिडेट करूंगा, ये कह के कि जनाब ये एक बंदा पैसे लिए उसने या किसी लालच में उसने अपना फ्लोर क्रॉस कर लिया, इसके ये पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे। आई एम सॉरी फाद साहब, मैं इस तरह का ना सहाफ़ी हूं ना तबसरा और तजिया का। नहीं, मुशर्रफ साहब ने जब खूब किया तो रिपोर्ट तो करना पड़ा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था। करें ना, रिपोर्ट करेंगे, हम बताएंगे। हम साथ ये भी बताएंगे कि कल तक ये साहब जो थे ये फलां के टिकट पे मुंतखब हुए थे, उस वक्त ये कहा करते थे, ये कहा करते थे, आज गालिबन पता नहीं क्यों ये उस तरफ चले गए। नहीं, तो आपको हाई मॉरल ग्राउंड जो हैं वो हुकूमत में कभी नजर आई? देखिए, अगर मैं कहूं कि फुटप्रिंट्स कोई, मेरा मसला मुझे मैं कोई हुकूमत का दिफा तो करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, दिफा में नहीं, वैसे ही आप देखिए, मुझे हुकूमत में मैं किस बात पर, अगर आप कुछ स्पेसिफिक बात करें तो मैं आपको उस पर इसके 3.5 साल के टेन्योर में आपको लगा कि कहीं गवर्नमेंट जो है उसका वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल भी रही, आईनी तरीके से भी रही, उसका सारा? मुझे मिसाल के तौर पे मुझे भी मैं उस पर बड़ा सख्त नाक़िद, एक नंबर 1, मैं, आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों का नाक़िद हूँ, कोई शक नहीं। इस गवर्नमेंट को मैं नालायक, नाअहल और निकम्मा कहने वाले पहले अफराद में से हूँ। ठीक है। मैंने सितंबर 2018 में जब इन्होंने पहला बजट पेश किया था, मैं उस वक्त भी इन्हें नालायक और निकम्मा कहता था। ठीक है। लेकिन इनके पास मैंडेट है,
मेरे पास तनकीद का हक है, उनके पास इनके मैंडेट पास अवाम का मैंडेट है। मैंडेट, ठीक है। और अवाम का मैंडेट अगर कोई जेब तराशी करेगा, चोरी करेगा, चाहे मैं इन्हें नालायक समझूं, तो क्या मुझे, मेरा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि चूंकि मुझे पसंद नहीं है लिहाजा गिर जाए? नहीं, पसंदीदगी का तो इसमें मैटर नहीं। इसमें अवाम का फैसला है ना, तो अवाम को फैसला। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप फरमा रहे हैं जेब तराशी और डाका जनी, ये वैसे डाका जनी मैंने नहीं कहा, लेकिन अच्छा लफ्ज है ये। डाका जनी, मैं आपके जो लफ्ज हैं उनकी तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 जी, मुझे इस तशरीह में कोई एतराज नहीं। बुनियाद आपने फ्राहम की है, तशरीह मैं कर रहा हूँ। आप ये जेब तराशी और डाका जनी को गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? देखिए, अगर ये शुरू होगी तो काफ़ी बड़ा खतरा, फिर तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है ना। लेकिन अगर मेरे ख्याल में आइडियल सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चूँकि थोड़ा आइडियलिस्ट भी हूँ, तो मैं एक आइडियल सूरत हाल की बात कर रहा हूँ कि जवाब में पीटीआई को नहीं तोड़ने चाहिए। ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप जवाब में पार्टियाँ तोड़ें और लोगों को लोटा बना के अपने साथ शामिल करें। आपको, अगर आपकी हुकूमत गिरती है, आपके लोग टूट के उधर जाते हैं, तो आप टूट जाएं। अवाम आपके अखलाकी प्रिंसिपल पे ज़्यादा आपके साथ हो। यानी आप कहते हैं कि वो एक पूरा मजलूमियत का शेल्टर फिर मिलेगा इन्हें? मजलूमियत, देखिए, वो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग चीज़ है। मैं अभी कर रहा हूँ वो एनालिसिस जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसके बाद क्या हो सकता है वो एक अलग बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, विफाक में फिर क्या देख रहे हैं, फेडरल में क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले अदम एतमाद का मुस्तक़बिल, देखिए, अदम एतमाद के लिए सीधी सीधी बात है, 172 लोग चाहिए, ठीक है। अदम एतमाद में अगर इस वक्त 163 है नंबर, 162 तकरीबन, अब उनको 9 लोग और चाहिए। वो 9 लोग कहाँ से आएंगे? वो 9 लोग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट के आएंगे? अगर तो इस तरह टूट के तोड़ के आपने नंबर पूरा करना है तो फिर ये तो वही चोरी है, ये ना करें, ठीक है। हाँ, आपके पास जो रिलेटिवली क्लीन ऑप्शन है वो ये है कि इत्तेहादी आप हमसे बात इत्तेहादी टूट जाए, इत्तेहादी कहें कि हम इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, फिर जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। वो तो फिर अगली बात है ना कि हम उनसे पूछेंगे कि आप तो इस हुकूमत का हिस्सा थे, क्या बुरी बात थी, ठीक है। तो बात यह है कि क्लीन ऑप्शन एक ही कि आप इत्तेहादियों पे काम करें। इत्तेहादियों को तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दें। अभी तक आपकी इतलात क्या हैं कि क्या कोई इत्तेहादी टूट सकता है? नहीं, मेरी अभी तक की इत्तला तादम गुफ्तगू ये ऐसी नहीं है कि कोई इत्तेहादी टूट रहा है। कोई चौथी बरादरी कल से मुसलसल मीटिंग मुलाकातें तो होंगी ऐसे मौके पे। बजट पे भी यही कुछ ही होता है। बजट भी तो हुकूमत की बका का मसला होता है। साहब मिले जब वज़ीर-ए-आज़म से, तो जो ज़राए से टिक्कर चलते रहे अंदरूनी कहानी की सूरत में, वो ये चलते रहे कि अगर आपके 12-14 लोग इर्द गिर्द हो गए, आगे पीछे हो गए, तो हमारे पास भी ऑप्शन। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। ये एक उसूली बात है कि अगर इमरान खान अपनी जमात को ही मुत्तहिद नहीं रख सकते तो फिर वो इत्तेहादियों पे क्या इस्तेहकाक जमाएंगे? नहीं जमा सकते, फिर नहीं जमा सकते ना। अगर उनकी अपनी बोरी में नकब लग गई है तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए। ये अलीम खान वाले मामले में ये फिट नहीं बैठता कि अपनी बोरी में इतनी बड़ी नकब। देखिए, फिलहाल हम चूंकि कौमी असम्बली में जिक्र है ना। अच्छा, मैं आपको उधर ले गया था, सॉरी। विफाक में तो आप कह रहे हैं कि फिर इत्तेहादी खिसक सकते हैं? जी, फिर इत्तेहादी। अब गवर्नमेंट जितना इसको डिले करती जाएगी और सेशन नहीं बुलाएगी, देखिए, गवर्नमेंट के अभी जो थोड़ी देर पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था चौधरी साहब की और अहमद हसन की, वो तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बुलाया जाए। लेकिन अभी आप देखें ना, अब दिन गुजरते चले जा रहे हैं। अब तो एक फुल स्टॉप तो है ना आपके पास, काउंटडाउन तो शुरू है ना। अब आपने इसको जल्दी कर लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा आप फलां दिन तक कर लेंगे। मसलन 14 दिन अगर डाल लें तो 21 तारीख को 22 तारीख को पूरे हो जाएंगे, ऐसे ही है। 23 को पूरे हो जाएंगे। आप 23 को 24 को इजलास बुला लेते हैं। 24 के बाद आपके पास मजीद 7 दिन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, कम से कम 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब है 31 मार्च से पहले तो फैसला होना। तो 31 तारीख आपके पास डेडलाइन है ना, तो हर गुजरता दिन उसके करीब होता चला जाएगा। अगर 31 से पहले करना चाहते हो, और मेरा ख्याल है बेटर ये है कि पहले कर लिया जाए, क्योंकि मुल्क को इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में इतने लंबे अरसे के लिए नहीं रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए 3 से 7 दिन का वक्त दिया गया। अच्छा, मैं आपका एक तबसरा आपके प्रोग्राम में, आपका जो प्रोग्राम बड़ा मारूफ प्रोग्राम उसका सुन रहा था, तो उसमें आपने बताया कि इंटरनेशनल डांडे हैं, बड़े मसाइल हैं, और लोग आने वाले दिनों में ये लोग अपनी नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे और बड़े मसाइल।
वो थोड़ा देखिए मैं ये चूंकि एक सेंसिटिव बात है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता। कुछ चीज़ें अगरचे मेरे इल्म में, बात यह है कि आखिर वाक़यात की तरतीब एक ख़ास अंदाज से क्यों है। आप वाक़यात को अगर देखें तो वो क्यों एक ख़ास अंदाज से आगे बढ़े। एब्सोल्युटली नॉट से कहानी शुरू होती है और उसके बाद मुश्किलात का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। आखिर क्यों? आपने अड्डे नहीं देने, ना दें। आप इमरान खान की खारजा पॉलिसी पे 1000 दफ़ा मतलब आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा सोचना, यानी जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहने पे मजबूर हो कि बाहर से भी कुछ चीज़ें हैं, तो हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए ना? बिल्कुल लेना चाहिए ना। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग हैं गैर मुल्की जो मुख्तलिफ हमारे सियासतदानों से मिलते हैं और उसके बाद एक मूव बन जाती है। ऐसा क्यों है? ये महज इत्तफाक है? अच्छा, फिर ये बताएं मुझे कि आखिर क्या पाकिस्तान की सियासत के फैसले पाकिस्तान के किसी शहर के बजाय किसी दूसरे दारुल हुकूमत में होने चाहिए? आप बताएं, उसूली तौर पर होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो लंदन में बैठ के क्या हो रहा है? हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने वहाँ पे सहाफ़ी ने पूछा, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि ज़रा उस वक्त भुट्टो के ख़िलाफ़ काफ़ी सरगर्मी थी। उन्होंने कहा आप ज़रा बताएं भुट्टो के ख़िलाफ़ क्या चल रहा है। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी सियासत कराची के साहिल पे छोड़ा है, मैं बाहर इसका जिक्र नहीं करूँगा। जब और ये पाकिस्तान में ऐसा ही रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो लंदन में बैठ के, दुबई में बैठ के, या आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके डांडे आप क्या, जब आप बैरूनी दारुल हुकूमतों में बैठ के बातें हो रही होंगी पाकिस्तान की सियासत पे और स्ट्रेटजी बन रही होगी, तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर के फैसले? पनामा पेपर जब आया था तो यही बातें नून लीग कहती थी कि ये इंटरनेशनल साजिश है। उस वक्त लंदन में कौन बैठा हुआ था? लंदन में तो उस वक्त कोई नहीं था, अल्ताफ हुसैन साहब के अलावा। अदालतों में फैसले हो रहे थे ना। और मुझे उस फैसले पे मेरे कॉलम गवाह हैं, मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गवाह है। मैं उस फैसले को आज भी समझता हूं कि उस फैसले का इस्तदलाल ठीक नहीं था। उसका प्रेसिडेंट ही पेश नहीं किया जा सकता। जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की आप बात करें, मैं उसका उस वक्त भी उस पर मोतरज रहा हूं, मैं आज भी उस पर एतराज। भुट्टो केस का प्रेसिडेंट नहीं पेश किया जा सकता, इसका नहीं किया जा सकता। तो आप ये लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि मतलब उस वक्त वो फैसला गलत हो सकता है। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर के दूसरे फैक्टर्स। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, आप रहनुमाई कीजिएगा, वो ये है कि ये जितने भी इस वक्त करैक्टर्स जो हैं इमरान खान गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हैं, ये किसी बैरूनी एजेंडा पे हैं। मैं नहीं तो ये नहीं कहा ना, मैं ये कहता हूँ। देखिए बात ये है, मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मुझे बतौर पाकिस्तानी इस बात पे एतमाद नहीं है, मुझे यकसुई नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ होम ग्रोन या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नतीजा है। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर इन्वॉल्व है तो वो तो मुल्क की सलामती के लिए भी फिर ख़तरनाक चीज़ है। देखिए वो हर चीज़ के लिए ख़तरनाक है, हर चीज़ के लिए ख़तरनाक है, चाहे इतनी सी हो और चाहे वो इतनी सी हो। बैरूनी मदाखलत या बैरूनी क्यू के ऊपर पाकिस्तान के अंदर होने वाला हर सियासी तहर्रुक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। तो इस प्लान का गवर्नमेंट को पता है, हर चीज़ को पता है। तो वो कह रहे हैं इल्जाम, तो इसे वो रिवील कर सकते हैं। इसका कोई तोड़ उन्होंने ढूंढा है? इतनी नज़ाकतें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें नाजुक होती हैं। आखिरी सवाल हफीज़ साहब, इमरान खान साहब क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं? कोई ऐसा फैसला भी ले सकते हैं जो बड़ा सख्त हो, या कोई? देखिए सरप्राइज़ तो अपोजिशन ने देना है। इमरान खान को अपने बंदे पूरे नहीं करने। सरप्राइज़ अगर आ सकता है तो वो नवाज शरीफ, अपने माफ़ कीजिएगा, अपोजिशन की तरफ से आ सकता है। अपोजिशन भाई अगर 172 की वजह वो 172 बंदे जो है वो 200 पूरे कर दे तो ये सरप्राइज़ होगा ना। तो सरप्राइज़ इमरान खान ने नहीं देना, अपोजिशन ने देना है। तो गवर्नमेंट के एंड पे अब सिर्फ यही है कि अपोजिशन बंदे पूरे कर दिखा। अपोजिशन बंदे पूरे करके दिखा। गवर्नमेंट के लिए सरप्राइज हो सकता है। नुसरत जावेद साहब ने कॉलम लिखा कि गवर्नमेंट के हाथ में मशीनरी होती है,
माजी में भी ऐसा देखा जाता है, कुछ बंदे 20-25 उठा लिए जाते हैं, कुछ ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, 100 हरबे होते हैं अदम एतमाद को नाकाम करने के। ये गवर्नमेंट किस मूड में आपको नजर आ रही है? आखिरी सवाल। मुझे नहीं लगता कि ये उस हद तक जाएगी कि बंदे उठाए। फिर मतलब अब तो ये अपोजिशन का फिर मसला है। क्या वफाक से कोई बंदा उठ के अलीम खान साहब की तरह, जिस तरह वो पंजाब में उठे, वफाक से उठ के भी कोई 10 बंदों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को क्वेश्चन कर सकता है तहरीक इंसाफ के अंदर से? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना फहद, जिस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, जब तक इसका जब बिल्कुल आखिरी हतमी दिन नहीं आ जाएगा, उससे एक लम्हा पहले तक हर चीज़ फ्लूइड है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि वज़ीर आज़म की गिरफ्त मामलात पे कमज़ोर पड़ जाती है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जैसी तरीके में एतमाद आती है, उसका असम्बली तोड़ने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। वो नहीं तोड़ सकते। तो वज़ीर आज़म का असम्बली तोड़ने का इख्तियार ख़त्म हो चुका है। इन ऑप्शंस पे गौर किया वज़ीर आज़म? ठीक है, वो तो पहले हो सकता था ना, अब तो गौर भी कर ले। इससे पहले कुछ था, लेकिन इस ऑप्शन पे अगर अब तो गौर भी कर ले तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म की सियासी हैसियत पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके बात सुनने से ज़रा गुरेज करती है। वो डे टू डे अफेयर्स तो चल रहे होते हैं, लेकिन लंबी बात कोई लंबा मंसूबा इस वक्त वो बनाने की पोजीशन में नहीं रहते, या ऐसा ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं रहते कि जिसके दूर रस नताइज। ये बात कितनी दुरुस्त है कि अगर अदम एतमाद नाकाम भी हो गई तो गवर्नमेंट काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है, वज़ीर आज़म बेतुकीर काफ़ी हो चुके होते हैं, या वो पावर गेन हो जाती है अगर वो अदम? देखिए ये बात आपकी ठीक है कि वज़ीर आज़म को डैमेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लेकिन जो हमारे माहौल में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो अपोजिशन को भी काफ़ी डैमेज होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।